अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। पिछले साल मेरा जाना कलाम हुआ सवात, और कलाम के दौरे के दौरान मैं ओशू जंगल भी गया। बहुत ही खूबसूरत जंगल है। जैसे ही आप इस जंगल में दाखिल होते हैं आपको चरिंद परिंद की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। आपको मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें बार बार आती हैं, लेकिन उसके साथ साथ कभी आपको मोटरसाइकिल गुजरने की, कभी गाड़ियाँ गुजरने की भी आवाज़ें आती हैं। जानवरों को इन आवाज़ों की ज़रूरत होती है क्योंकि जानवर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। मवासलात का ज़रिया बनती है ये आवाज़। आज की साइंटिफिक रिसर्च हमें बार बार ये बता रही है कि जानवर भी आपस में बातें करते हैं। गोया कि इस पर एक मुकम्मल वीडियो दरकार है जो कि मैं आने वाले वक्तों में बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आज हम ये साबित कर चुके हैं अपने रिसर्च से कि बहुत से ऐसे जानवर हैं जो एक दूसरे को वार्निंग्स देते हैं, जो एक दूसरे को ख़तरे के बारे में बताते हैं, अलार्म्स देते हैं, एक दूसरे को अपनी खुशी के बारे में बताते हैं। इन जानवरों में समंदर के जानवर भी हैं और ज़मीन पर रहने वाले जानवर भी हैं। मैं आपको डॉल्फिन की मिसाल दे सकता हूं, चिंपैंजी की मिसाल दे सकता हूं, और एक ऐसे जानवर की भी मिसाल दे सकता हूं जो ज़्यादातर अमेरिका में या यूरोप में होता है। इसे पैरीडॉग कहा जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये बातचीत करता है और इस पर बहुत सी एक्सपेरिमेंटेशन हो चुकी है। ये वार्निंग्स भी देता है, इवन ये आने वाले हमले के बारे में बताता है। अगर वो कोई इंसान है तो उसके कद के बारे में बताएगा, उसके जिसामत के बारे में दूसरे लोगों को बताएगा, और ये भी बताएगा कि उसके पास और भी कोई चीज़ है, यानी कि कोई असला है जिससे वो आपका शिकार करने आ रहा है। मैं आपको लेकर चलता हूँ डेविड जॉर्ज हैस्केल की तरफ, जो कि अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हैं, और उनकी किताब से ही कुछ चीज़ें इस प्रेजेंटेशन में ली गई हैं। उनकी किताब है साउंड्स वाइल्ड एंड ब्रोकन। अपनी किताब में ये बताते हैं कि जब हमारी दुनिया मार्ज़ वजूद में आई तो उस वक्त दुनिया में कोई जानदार मौजूद नहीं था। दुनिया में ऐसी नेचुरल आवाज़ें थीं जो कि प्रोसेसेस की वजह से आती थी। मसलन कहीं वॉल्केनो आतिशफशां फटा, उसकी आवाज़, कहीं बिजली गिरी, उसकी आवाज़, बहते हुए पानी की आवाज़, तूफानों की आवाज़। तो ऐसी आवाज़ें थीं जिसमें किसी भी जानदार का कोई हिस्सा नहीं था, क्योंकि उस वक्त ज़मीन पर जानदार मौजूद ही नहीं थे। ज़मीन पर ज़िंदगी तो बहुत अरसे बाद आई, लेकिन इनका ये कहना है कि 4.5 बिलियन साल पहले ज़मीन बनी और 4 बिलियन साल तक ज़मीन खामोश रही। ज़मीन पर किसी जानदार ने आवाज़ नहीं निकाली। आवाज़ निकालने वाले जानदार ताज़ा ताज़ा ज़मीन पर आए हैं। मैं आपको यहाँ पर ज़मीन की हिस्ट्री एक ग्राफ में दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 4.5 बिलियन साल पहले ज़मीन पैदा हुई, और उसके बाद फिर हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता लाइफ फॉर्म आई, सिंगल सेल आए, मल्टीपल सेल बेस्ड लाइफ आई, और 0.5 बिलियन साल पहले ऐसे जानवर आए, ऐसे इंसेक्ट स्पेशली आए जो कि आवाज़ निकालने की कैपेबिलिटी रखते थे, सलाहियत रखते थे। ये वो ज़माना है जब शुरू शुरू में ज़मीन पर ज़िंदगी फैल रही थी। एक सेल से बनी ज़िंदगी और ज़्यादा सेल से बनी ज़िंदगी। लेकिन इस ज़िंदगी को, जिसे एडियाकैरेन बायोटा कहा जाता है, इसमें कुछ ख़ास चीज़ें मौजूद नहीं थी। बॉडी सेगमेंटेड नहीं थी, जिस तरीके से आप एंथ्रोपॉड्स को देख सकते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स तो थे, लेकिन इनमें किसी किस्म का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं था। इनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं थी, जिस तरीके से तितलियों की होती है, बिच्छू की, मुख्तलिफ इंसेक्ट्स की होती हैं। किसी किस्म की हड्डी मौजूद नहीं थी। फिश की तरह का कॉलम भी मौजूद नहीं था, ना मुंह था और ना ही कोई ऑर्गन थे। तो इनमें किसी किस्म की आवाज़ निकालने की कैपेबिलिटी नहीं थी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उस वक्त ज़मीन पर कम्युनिकेशन नहीं होती थी, मवासलात नहीं होती थी। मवासलात होती थी। एक सेल दूसरे सेल के साथ जो बातचीत करते थे वो केमिकल इंटरचेंज, केमिकल्स को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करके करते थे। दरख्त आपस में कार्बन, जड़ों के ज़रिए कार्बन एक्सचेंज करते थे। इसी तरीके से बैक्टीरिया आपस में कम्युनिकेट करते थे। तो कम्युनिकेशन होती थी, लेकिन वो ऑडियो स्पेक्ट्रम के ज़रिए नहीं होती थी। 250 मिलियन साल पहले, तकरीबन 25 करोड़ साल पहले, हमें ऐसे फॉसिल्स मिले हैं जहां हमें इल्म होता है कि पहला इंसेक्ट जो कि आवाज़ निकालने की कैपेबिलिटी रखता था वो ज़मीन पर आ गया। इस इंसेक्ट का नाम है
क्रिकेट, जिसे हम झींगर कहा जाते हैं, एक छोटी सी टिड्डी होती है जो कि बहुत तेज आवाज निकालती है। आप जब मरी वगैरह जाते हैं तो आपको झींगर की आवाज सुनने को मिलती है। हमने जब इस झींगर के फॉसिल्स को देखा तो हमें पता चला कि इस झींगर में और इससे पहले आने वाले झींगर में एक खास फर्क था, और वो ये था कि इसके परों के ऊपर वेन्स खास तौर पर उभरना शुरू हो गई थी, स्केल्स बनना शुरू हो गए थे। मैं आपको यहाँ पर ये स्केल्स दिखा भी रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसमें दंदान है, दंदाने हैं, टीथ्स हैं इसके। पहले साइंसदानों का ये ख्याल था कि शायद ये स्केल इसलिए बन रहे हैं कि इसके विंग्स का साइज बड़ा हो रहा है तो उसको सपोर्ट करने के लिए इस स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। लेकिन अब साइंसदान इस बात पे मुत्तफिक हैं कि विंग्स को सपोर्ट करने के लिए स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस स्ट्रक्चर की ज़रूरत किसी और वजह से मालूम होती है। जब पहली मर्तबा क्रिकेट में, ये अब हमारा ख्याल है कि जब पहली मर्तबा एक क्रिकेट में एरर की वजह से, अब हम डार्विन थ्योरी की तरफ जा रहे हैं, ये स्केल्स आए तो उसको उसका फ़ायदा होना शुरू हो गया, क्योंकि वो जब परों को एक दूसरे के ऊपर कोलाइड करता था, एक दूसरे से टकराता था, तो आवाज़ पैदा होती थी, बहुत तेज़ आवाज़ पैदा होती थी। उससे उसको दो फायदे हुए। एक तो ये कि वो फीमेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता था, तो वो पॉपुलर हो गया, और दूसरा ये कि जब कोई उस पर अटैक करने के लिए आता था तो वो उसे डरा देता। अब ये एक ऐसा ट्रेड था जो उसे फ़ायदा दे रहा था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेड, ये खासियत आगे उसकी नस्ल में आना शुरू हो गई, और अब हम देखते हैं कि हमें क्रिकेट में ये आम चीज़ झिंगर में नज़र आती है कि वो आवाज़ निकाल सकता है। मैं आपको यहाँ पर ऑडियो स्पेक्ट्रम भी दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी है, लेकिन उसके साथ साथ 20 हर्ट्ज से लेके और 200 मेगाहर्ट्ज तक आपके पास अकूस्टिक स्पेक्ट्रम है जिसमें आवाज़ प्रोड्यूस होती है। ये दिखाने का ख़ास मकसद है क्योंकि हम ये समझते हैं जब हम क्रिकेट को उसके स्पेक्ट्रम को देखते हैं तो हमें आवाज़ मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसीज़ पर आती हुई नज़र आती है। अगर इसके टीथ का साइज़ बदल दिया जाए या उनकी स्पेसिंग बदल दी जाए, जो इसके टीथ हैं, जो दंदान हैं, तो इसकी आवाज़ तेज़ या हल्की हो सकती है, आवाज़ की करैक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती है। मैं आपको यहाँ पर स्पेक्ट्रोग्राफ भी दिखा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है अगर इसके टीथ का साइज़ और इसके टीथ की स्पेसिंग चेंज हो जाए। लेकिन ये जो नॉइज़ एक्सीडेंटली क्रिकेट ने प्रोड्यूस की, ये उसकी एक यूज़फुल अडेप्शन बन गई। मैं अब आपको लेकर चलता हूँ बर्नी क्रेज की तरफ, जो कि एक अमेरिकन म्यूजिशियन है। मैं उनकी किताब भी यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ग्रेट एनिमल ऑर्केस्ट्रा। मुख्तलिफ़ किस्म के साउंड्स को रिकॉर्ड करते हैं, जंगलों में जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के साउंड्स को, बारिश के साउंड को, इंसेक्ट्स के साउंड्स को ये रिकॉर्ड करते हैं। तो ये अपनी किताब में लिखते हैं कि जब मैं 80s और 90s में जंगलों में जाता था तो मुझे बहुत आसानी होती थी कि मैं वहाँ पर किसी चीज़ का साउंड रिकॉर्ड कर सकता था। अगर मैंने किसी फ्रॉग का, मेंढक का साउंड रिकॉर्ड करना है तो मेरे लिए बहुत आसानी होती थी, क्योंकि वहाँ पर ना तो जहाज़ गुजरते थे और ना ही कंस्ट्रक्शन होती थी। तो ह्यूमन मेड, इंसान का बनाया हुआ आवाज़ का निज़ाम वहाँ पर नहीं पहुँचा था। लेकिन अब जब वो जाते हैं, ये 2011 की बात है, ये किताब 2011 में आई, तो वो 2011 की बात लिखते हैं कि वो अब चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई हैं। अब इंसान की बनाई हुई टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ इन जंगलों में भी नज़र आती है। हमें जहाज़ गुजरते हुए नज़र आते हैं, हमें कंस्ट्रक्शन होती हुई नज़र आती है, और इस वजह से उन्हें छोटे छोटे इंसेक्ट्स की आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए, ताकि वो मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज़ बना सकें, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। उनका ये कहना है, उनकी इस बुक में ये कहना है कि हर स्पीशी का बोलने का एक स्पेक्ट्रम होता है, यानी वो जिस फ्रीक्वेंसी के साथ बोलती है उसका एक स्पेक्ट्रम होता है। बर्ड्स का स्पेक्ट्रम डिफरेंट है, जो एनिमल्स हैं, रेप्टाइल्स, उनका स्पेक्ट्रम डिफरेंट है। मैं आपको यहाँ पर वो स्पेक्ट्रम दिखा रहा हूँ, और ये स्पेक्ट्रम अलग अलग हैं, ये आपस में कोलाइड नहीं करते। इससे क्या होता है, जानवरों को ये फ़ायदा होता है कि वो एक दूसरे की आवाज़, अपनी स्पीशी की आवाज़ बड़े आराम से क्लियरली साफ सुन सकते हैं। अब वो एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, उन्हें वार्निंग भी मिल रही है, उन्हें ये भी बताया जा रहा है, कोई भेड़िया दूसरे भेड़िए को बता रहा है कि यहाँ पर ख़तरा है या यहाँ पर शिकार है, आ जाओ। लेकिन इंसान की बनाई हुई आवाज़ों की वजह से अब जानवरों के बीच में कम्युनिकेशन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। मैं आपको यहाँ पर एक ग्राफ दिखा रहा हूँ, उसमें आप देखें कि जहाज़ की जो आवाज़ है वो पूरे स्पेक्ट्रम पर है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की स्पीशीज़ आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो दो स्पीशीज़ आपस में तो स्पेक्ट्रम शेयर नहीं करती,
लेकिन इंसान की बनाई हुई मशीनें और चीज़ें आपस में बहुत ज़्यादा स्पेक्ट्रम शेयर भी कर रही हैं और वो इन जानवरों के लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं। कैसी मुश्किलात पैदा कर रही हैं? मैं आपको कुछ रिसर्च के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि यहां पर दी गई है। जब कैटरपिलर्स को साउंड में रखा गया, आवाज़ में रखा गया, तो पता चला कि कैटरपिलर की जो तितली बनने से पहले का फेज़ होता है कैटरपिलर का, उसके दिल की धड़कन तेज़ होना शुरू हो गई। ब्लू बर्ड्स की बच्चे पैदा करने की इस्तेदा काफ़ी ज़्यादा कम हो गई जब उसे साउंड में रखा गया, आवाज़ में रखा गया। डॉल्फिन्स, जब कोई बहरी जहाज़ ऊपर से गुजरता है तो डॉल्फिन्स, क्योंकि वो इकोसिस्टम के ज़रिए, आवाज़ की तरसील के ज़रिए अपनी नेविगेशन कर रही होती हैं, अपने रास्तों की पहचान कर रही होती हैं, तो वो रास्ते भूल जाती हैं और अलग हो जाती हैं। तो बहुत से ऐसे जानवर हैं जो कि हमारी आवाज़ों की वजह से, हमारी साउंड पोल्यूशन की वजह से आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ये बहुत अहम चीज़ है कि हम इस चीज़ का इदराक करें कि इंसान के आने की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की पोल्यूशन फैल रही है और उसमें से एक आवाज़ की पोल्यूशन है, आवाज़ की गंदगी है, जो कि बहुत और स्पीशीज़ के लिए ख़तरनाक साबित हो रही है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।